स्वागत है साथियों मेरे सुपर स्टडी पे। तो हम पिछले सेट प्रैक्टिस में देख चुके थे 11 नंबर की सेट प्रैक्टिस में, और आज 12 नंबर वाले करने वाले हैं। तो हम इस क्वेश्चन को देख चुके थे कि 23 नंबर में कि गाड़ियों में जो है पश्च दृश्य के लिए यानी कि रिव्यू के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो गाड़ियों में रिव्यू के लिए जो है वो उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर डी कर लेंगे, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, दृष्टि दोष से, वो उसमें अवतल अवतल जो है उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसका आंसर सी कर लेंगे, अवतल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं 25 नंबर में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस अथवा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर सी कर लेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कट गया फिर भी हम देख लेंगे कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो ये जो है लाल रंग है, वो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। आप जानते भी होंगे कि प्रकाश से अगर कोई प्रकाश प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश गुजर रही है तो सबसे अधिक जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, वो रेड कलर होता है। तो इसलिए इसका आंसर बी कर लेंगे, लाल। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि कहा गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश के गुण में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। क्या देखिए बताता है कि जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी, वो अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तथा चाल व तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन आता है। इसका आंसर डी करेंगे कि आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है तथा चाल व तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। तो डी आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 28 नंबर पे, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य जो है अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा होने का कारण है, क्या कारण है ऐसा होने का कि वो सूर्यास्त या सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भी अल्प समय तक थोड़ा थोड़ा दिखते रहता है। तो किस कारण, तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, उसके बाद भी जो है अल्प समय तक दिखना जो सूर्य का है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बी आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो किसी तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है। बेहद इजी क्वेश्चन है, बी आंसर कर लेंगे कि किसी तारे का जो रंग है उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये तो दिखाया नहीं गया, फिर भी चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की पावर तो 0 डायोप्टर होती है ना, तो इसका आंसर ए कर लेंगे कि 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। फिर देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे कि जल के अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। मैंने अपवर्तन का एक उदाहरण का वीडियो डाला, शॉर्ट में आप देख भी सकते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर पानी में पड़ी रहती है तो ऊपर उठाई दिखती है, कोई सिक्का है वो पानी में थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा, तो वो अपवर्तन का उदाहरण होता है। तो इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि कोई वस्तु गहराई से कुछ ऊपर हुई उठी दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर बी कर लेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और चलते हैं आगे क्वेश्चन में, फिर देखते हैं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और बायो में जब जैसे ही फिजिक्स का खत्म हो जाएगा तो बायो करवाऊंगी। तो इसीलिए जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना आप पीछे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा बना हुआ, आप देख लीजिए। मैं बेहद बेहद क्वेश्चन दी हूँ, जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं, केवल 6 जूल होता है। 3 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। कितना, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, ये तो काफी बार पढ़ चुके होंगे आप। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। कहने का मतलब जो बिजली आता है उसका खपत का जो बिल आता है वो किस पे आधारित होता है। तो याद रखेंगे वो वाट पे आधारित होता है, ये सब नहीं, वोल्टेज, एम्पेयर, ओम, ये सब से तो कोई मतलब ही नहीं है, वोल्टेज पे आधारित होता है। इसलिए केवल ए आंसर कर लेंगे। ठीक, बिजली का जो बिल आता है वो वोल्टेज पे आधारित होता है।
तीन नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, तो विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है वो मोहो होती है, मोहो पर कूलम होती है। अब जैसे लिखा हुआ है मोहो पर कूलम, कूलम है या क्यूब है, मोहो क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। डी आंसर कर लेंगे मोहो क्यूब, मोहो पर क्यूब है, मोहो पर क्यूब याद रख लेंगे कि विद्युत जो चालकता होती है उसकी यूनिट होता है मोहो पर क्यूब, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मुझसे गड़बड़ हो जाता है तो माफी चाहूंगी, अभी सीख ही रही हूँ ना। प्याज में प्रयुक्त होने वाला, चौथा क्वेश्चन बताइए, प्याज में प्रयुक्त होने वाला तार, सॉरी प्याज पढ़े, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले जो है होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। जो हम फ्यूज में तार प्रयुक्त करते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, उसकी विशेषता क्या है कि वो निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। याद रखेंगे जो हम फ्यूज में जिस तार को लगाते हैं वो क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है कि वो निम्न प्रतिरोधक शक्ति होता है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति जो होता है वो निम्न होता है और निम्न गलनांक भी होता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर बी होगा, फ्यूज के तार के बारे में ऐसा बताया गया है। फिर देखते हैं 5 नंबर पे कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है। जो घरेलू जो विद्युत तार होते हैं ना उनका हम संयोजन किस में करते हैं, समांतर में। बिल्कुल पता होगा कि हम पैरेलल में जोड़ते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है कि घरेलू जो विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है, तो समांतर क्रम में किया जाता है, तो बी आंसर कर लेंगे। मैं थोड़ा गड़बड़ बोल देती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा यूट्यूब पे आदत नहीं जानती ना, इसके लिए। देखते हैं 6 नंबर में कि सामान्यतः ट्यूब लाइट में कौन सी गैसें होती हैं। तो ट्यूब लाइट में तो आर्गन के साथ मरकरी का वाष्प होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा कि सामान्यतः ट्यूब लाइट में कौन सी गैसें होती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वाष्प होती है, तो सी आंसर कर लेंगे। मरकरी का वाष्प होता है, ये जरूर याद रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तार का नवीनतम प्रतिरोध कितना होगा, ये बोला गया है। ये तो आप बिना थ्योरी के समझेंगे नहीं। कहने का मतलब कि जो आर प्रतिरोध का कोई तार है उसको हम पिघला देते, उसके बाद उसका लंबाई का हम आधा कर देते। कोई इतना बड़ा तार है, अब उसको हम इतना छोटा सा कर दिए, उसका आधा कर दिए, आधा भाग का पुनः ढाला जाता है, ये आधा को हम फिर से बना रहे हैं, तो नवीनतम तार का प्रतिरोध कितना होगा वो बताना चाह रहा है। तो वो होगा 4R/4 होगा। क्या होगा, R/4 हो गया, क्योंकि वो 4 बार कटी है इसीलिए। तो इसका आंसर ए कर लेंगे, R/4। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। देखिए मैं बोल थोड़ा सा ठीक नहीं पाती मगर मेरा नॉलेज ठीक है, पढ़ी हूँ मैं, फिर धीरे धीरे सीख जाऊंगी। फिर क्या बोलते हैं कि सी एफ एल तो जानते होंगे, एलईडी लैंप में अंतर क्या है, यही बताना है कि CFL जो बल्ब होता है और एलईडी जो लैंप होता है उसमें अंतर क्या है। तो इसका क्या अंतर है देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो है पारावाष्पन तथा संदीपक का प्रयोग करता है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो है पारा का वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी जो है लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। ये कथन सही है। एलईडी हम लोग पता है कि वो अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करके एलईडी बना हो, ये तो पक्का पता है, तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये कथन सही है। फिर देखिए CFL जो है, CFL औसतन जीवन अवधि एलईडी लैंप जो है, जीवन उसका जो अवधि है एलईडी लैंप से बहुत अधिक होता है। नहीं, एलईडी उससे ज्यादा उसका जीवन लाइफ, CFL उससे कमजोरी होता है ना एलईडी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं कि एलईडी जो लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा देता है। एलईडी लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा देता ही है, इसलिए तो CFL की जगह पे एलईडी को लाया गया है। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे, जो 1-3 होगा। तो देखते हैं सी जो है, सी नंबर 1-3 सही हो गया। 9 नंबर में देखेंगे किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसे उसका प्रतिरोध क्या होता है। बेहद इजी क्वेश्चन है कि किसी भी हम अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब को अगर हम गर्म कर देते हैं ना तो उसका जो प्रतिरोध होता है, विरोध करने का जो शक्ति होता है वो घट जाता है, तो इसीलिए घटता है। बी आंसर कर लेंगे, 9 नंबर का बी आंसर। ये PDF आप मुझसे ले सकते हैं और बाद में आप रिविजन भी कर सकते हैं। इसमें और भी विद्युत जोड़ा हुआ है और साथ ही 2025 के नोबेल पुरस्कार जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिए गए हैं, तो आप ये बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर में पता है कि AC जो वोल्टेज है उसका उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है। AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन जो है वो हम ट्रांसफर से करते हैं,
ट्रांसफार्मर से करते हैं, याद होगा ट्रांसफर बोरिंग ट्रांसफार्मर से करते हैं। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन जो होता है वो हम ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रवृत्ति जो है विद्युत धारा को विद्युत विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो बेहद आसान है। कैसे कि जो परिवर्ती धारा यानी कि जो एसी करंट है ना, एसी विद्युत धारा को दृष्टि विद्युत धारा में यानी कि एसी को डीसी में जो बदलता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ये तो बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि एसी से डीसी में बदलने का जो परिवर्तन है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। 12वें नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रतिरोध आर का जो है आर एक तार बराबर भागों में बांटा होता है। एक तार को बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं। आधा आधा किए हैं तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर बाई एन स्क्वायर होगा। क्या होगा? आर बाई एन स्क्वायर। तो डी इसका आंसर कर लेंगे। फिर देखते हैं 11 नंबर। आपको थ्योरी पढ़ना तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसका छोटा सा थ्योरी भी बता सकती हूँ। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? बेहद इसी क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस को जो है यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम होता है। ठीक है। आप ओम भगवान का पूजा कीजिएगा तो आपको किसी भी घटी में रोक लगाएंगे। ऐसा देखते हैं किसी भी चालक के सिरे के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती यह नियम है। नहीं, किसी भी चालक जो है किसी भी चालक के सिरे के बीच विभवांतर में बहने वाली उसकी धारा के समानुपाती है। यह ओम्स का नियम होता है। ये देख किसी चालक में विभवांतर ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है ऐसे तो पता होगा कि ये बराबर होता है और इसमें आर रेजिस्टेंस लगा होता है। ये होता है ओम्स का नियम, आप जानते होंगे। फिर चलते हैं आगे। तो इसका डी आंसर कर लेंगे, फटाफट करेंगे, लेट हो रहा है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन सही से दिख रहा है ना? चलिए नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जैसे कि पूर्ण वर्षन सेल यानी कि रिचार्जेबल जो सेल होता है, रिचार्जेबल जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करता है? जो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित करता है। आप समझिए। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक और कुचालक क्रमशः निम्न में से। आपको पता होगा कि जो करंट है वो चांदी में फटाक से पास हो जाती है और शीशा उसका कुचालक होता है। तो इसका ये आंसर कर लेंगे। याद रखेंगे जो विद्युत होता है, विद्युत का सुचालक क्या होता है? चांदी, और कुचालक क्या होता है? शीशा। तो वही यहाँ पे कहा गया, इसका ये आंसर कर लेंगे। मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना दे रही हूँ। और भी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये सही स्टेटमेंट है कि जो आदर्श यानी कि जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध इन्हें क्या बोलते हैं, अनंत होता है। और आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये भी कथन सही कि जो आदर्श एम मीटर होता है जिसे एम्पेयर कहते हैं तो वो प्रतिरोध शून्य होता है। ये भी कथन सही है। फिर देखते हैं तीसरा कथन क्या बोलता है कि स्पर्श व धारा मापी का उपयोग स्थिर धारा को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल नहीं, स्थिर धारा को क्यों मापेंगे? धारा मापी का होता है जो करंट फ्लो होते रहता है उसे मापते हैं। फैराडे द्वारा जो है विद्युत अपघटन संबंधित नियम दिए गए हैं। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम फैराडे ने दिया है। तो इसका हम 3 छोड़ के बाकी सब सही कर लेंगे। तो क्या करेंगे सही? इसमें बी करेंगे कि 1 1 2 3 तो गलत है ना, और ये 4 सही है। तो इसका आंसर आप बी कर लेंगे। चलते हैं 27 नंबर पे कि यदि घरेलू उपकरणों का प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होगा? यदि हम घरेलू उपकरणों का प्रतिरोध बढ़ा दें तो उनकी शक्ति घट जाएगी। इतना याद रखेंगे। तेजी से काम करने लगेगा, गलत है। प्रतिरोध आप बढ़ा रहे हैं, किसी चीज को रोकने का काम कर रहे तो तेजी से काम कैसे करेगा? इनका भी भाव बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, इनकी शक्ति घट जाती है। अगर हम प्रतिरोध किसी भी चीज को रोकेंगे, करंट को रोक रहे हैं तो उसकी शक्ति कम ही ना हो जाएगी। प्रतिरोध का मतलब ही रोकना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? बेहद इसी क्वेश्चन है। अभी देखे थे कि मरकरी के साथ जो होती है वो मरकरी का जो वाष्प होते हैं अर्गन के साथ, सॉरी अर्गन जो होती है आर्गन के साथ मरकरी वाष्प भरी होती है। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रदीप्ति बल्ब यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो फ्लोरेसेंट या प्रदीप्ति जो बल्ब होती है उसमें मरकरी और आर्गन भरी होती है। अभी हम देखे थे 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप जानते होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जब लगा दी जाती है तो सूर्य का जो रोशनी आता है उसको विद्युत ऊर्जा करके घर में जलाते हैं। मैं अपने गाँव में जहानाबाद में ऐसे ही जलाता है मेरे भैया सब। ऐसे याद रखेंगे। तो ये इसका आंसर ए कर लेंगे। फिर चलते हैं, और भी क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथनों पर विचार करना है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ
अस्थाई चुंबक से की ओर आकर्षित होता है। देखिए प्रतिचुंबक ही बोला है, प्रतिचुंबक मतलब चुंबक का प्रति उल्टा विपरीत वाला, तो वो अस्थाई चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, ये कथन सही नहीं है। फिर देखते हैं कि अस्थाई जो चुंबक हो कोबाल्ट हो सकता है, अस्थाई चुंबक कोबाल्ट हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है तो इसका सिर्फ 2 कर लेंगे। ठीक, मैं प्रतिचुंबक का एक वीडियो बना दूंगी। टेस्ला का इकाई क्या होता है, तो टेस्ला इकाई है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। टेस्ला जो होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है टेस्ला, पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। देखते हैं कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग जो है वो शून्य हो तो पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय है। किसी का अगर संवेग ही कोई चुंबक है उसका संवेग ही शून्य है, वो चलने की दर ही आपको शून्य कर दे रहे हैं तो वो प्रतिचुंबक है, उसका अपोजिट है, तो इसका आंसर ए कर लेंगे। चुंबक चुंबक तत्व की विधि है, तो चुंबक तत्व की विधि क्या है कि चुंबक को पीटना उसका विधि है। चुंबक को आप पीटेंगे तो वो अपना विधि से ही मतलब बदल जाता है, वो अपना चुंबक तत्व खो देता है, इसीलिए चुंबक को पीटना होता है। फिर देखते हैं 5 नंबर में कि एक आवेशित कण जैसे कि जिसमें चार्ज हो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर निश्चित वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्या करेगा, ये क्या करेगा, अगर कोई चुंबक है यानी जिसमें जिसमें कोई पार्टिकल है चार्ज है वो चुंबक के क्षेत्र में समांतर ही अपनी जो निश्चित वेग से है वो जा रहा है तो क्या होगा कि बिना पथ परिवर्तन के लगातार उसी गति से गतिमान रहेगा, यानी कि अपने पथ को परिवर्तन नहीं करेगा, जिस निश्चित वेग से जा रहा है उसी में चलता जाएगा, उसी में वो गतिमान रहेगा, तो इसका आंसर सी कर लेंगे 5 नंबर को। बेहद अच्छे क्वेश्चन है। पदार्थ के चुंबकत्व किस कारण होता है, तो पदार्थ में जो चुंबकत्व होता है इलेक्ट्रॉन के वितीय गति के कारण। चुंबकत्व इसीलिए है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर में घूम रहा है, गति कर रहा है, तो इसका आंसर बी कर लेंगे 6 नंबर का कि चुंबकत्व किस कारण होता है पदार्थ का, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के वितीय गति के कारण। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की है, तो ये ऑस्टेड है। ऑस्टेड जो है उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत धारा में जो चुंबक का प्रभाव होता है उसका खोज किसने किया, ऑस्टेड ने किया, तो बी आंसर कर लेंगे 7 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आप बस बने रहिए, मैं हर सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस लाने वाली हूँ, ये बस इसको फिजिक्स करके रोक दूंगी, फिर ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। देखते हैं कि चुंबकीय कंपास की सुई किस और अंकित करती है, तो जो चुंबकीय कंपास की सुई होती है वह उत्तर, चुंबक का उत्तर व चुंबक का दक्षिण ध्रुव की ओर वो आकर्षित करती है, तो आंसर क्या होगा कि चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। चुंबकीय कंपास के बारे में ऐसा अंकित किया जाता है, याद कर लेंगे, इसका आंसर सी लगा लेंगे। आप ये पीडीएफ ले लेंगे तो मुझे रिवीजन भी कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, विस्मत इसमें प्रतिचुंबकीय है क्योंकि चुंबक इस बार नहीं होता है, लोहा निकल कोबाल्ट सभी जो है वो प्रतिचुंबकीय नहीं होते हैं, बाकी विस्मत जो है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये सब बेचने वाला गाना बहुत खतरनाक बजाता है। फिर देखते हैं 10 नंबर के एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होनी चाहिए, तो एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी एक जैसा जिसमें चुंबक रहेगा उनकी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेगी, तो इसका आंसर सी कर लेंगे कि वो हमेशा एक दूसरे के समांतर रहेंगी। जब एक समानीय चुंबकीय क्षेत्र चुंबक बल रेखाएं होनी चाहिए तो वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। फिर देखते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल, इसके मैंने शॉर्ट में डाला है, आप देख भी सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्रेरित दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो बीच वाली उंगली होती है ऐसे, जो बीच वाली उंगली होती है वो प्रेरित धारा को दर्शाती है, आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो में। फिर देखते हैं कि अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, ये भेद ही है कि अस्थाई चुंबक में जो है वो इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर इस्पात होगा कि अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो इस्पात से बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते 13 नंबर क्वेश्चन में कि जब दंड चुम्बक को लंबाई के अनुदैर्ध्य 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव क्या होगा। अगर 2 बराबर भागों में हम चुंबक के एक दंड लंबाई में रहेगा उसे हम भाग देंगे तो वो आधा आधा हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर बी कर लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। बेहद इजी क्वेश्चन है कि चुंबक की जो सुई होती है हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में लटकती है, तो बी आंसर कर लेंगे। फिर बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो इसमें एल्युमिनियम होगा क्योंकि चुंबक लोहा में भी चिपक जाता है, कोबाल्ट में भी, निकल में भी,
पर एल्युमिनियम में ना चुंबक नहीं चिपकता, इसीलिए इसका आंसर डी होगा कि वो आकर्षित नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन ये कर लेंगे फटाफट कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, मैंने बोला है कि जब अगर हम किसी भी चुंबक को है ना अगर बहुत गर्म कर देंगे तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है, इसीलिए इसका आंसर सी करेंगे कि बहुत ज्यादा गर्म होने पर चुंबक जो है अपना चुंबक गुण खो देता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे चुंबकीय गुण धर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है। तो चुंबकीय जो गुण धर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध है वो अनुचुंबकीय पदार्थ से। मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है आप समझ जाएंगे। अभी आप यहाँ लगा लेंगे कि इसमें से जो है ऑक्सीजन किससे संबंध रखता है, तो वो अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन क्या होता है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। बस इतना याद रख लीजिए। फिर देखते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कथन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर कि चुंबकीय जो बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है जबकि विद्युत चुंबकीय विद्युत नहीं, मतलब चुंबक जो होती है वो बंद रेखाएं वक्र बनाती है और विद्युत ऐसा ऐसा रेखा नहीं करता है, ये कहने का मतलब है। फिर देखते हैं विद्युत बल रेखाएं बंद, अभी अगर यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देखें कि विद्युत जो है बंद नहीं बनाती है, तो ये विद्युत यहाँ पे बंद वक्र क्यों बनाने लगी जबकि चुंबकीय नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखते हैं विद्युत और चुंबकीय बल रेखाएं दोनों वक्र बनाती है, नहीं। जैसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना वो बंद वक्र बनाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जबकि विद्युत रेखाएं नहीं ऐसा करती, वो बंद वक्र नहीं बनाती। इससे आप याद क्या रख लेंगे कि इसका एक आंसर होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत रेखाएं ऐसा नहीं करती है। तो इसका आंसर आप सी कर लेंगे, केवल एक बीपीएससी में क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, इसका एक आंसर आप कर लेंगे। फिर देखते हैं हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि चुंबक के क्षेत्र में क्या क्या कथन है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि चुंबक के क्षेत्र में कौन सा कथन है। आपको दिख रहा होगा ना, आवेशित कण के ऊपर किसी भी बल नहीं लगता है, आवेशित कण है और ऊपर किसी भी बल नहीं लगता है, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है, ऐसा तो नहीं है कि आवेशित कण है तो उसमें हमेशा बल लगता ही रहेगा। कितना तक क्वेश्चन है देख लेते हैं। ठीक है, आवेशित जो बल है उसके ऊपर कभी बल नहीं लगता, ये गलत है, और हमेशा बल लगा रहेगा, ये भी गलत है। फिर देखते हैं कि आवेशित कण बाह्य बल लगा होता है तो वो चुंबकीय बल रेखाएं गतिमान होंगी, बिल्कुल कथन सही है। यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं से गतिमान होगा। एक ही स्टेटमेंट तो दोनों में है कि बल लगा होगा, तो ये तो दोनों सही होना चाहिए। फिर देखते हैं क्या बोला है, केवल 3 बोला है। इसमें अंतर अंतर क्या है कि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाएं में गतिमान होगा। अब दोनों ये स्टेटमेंट सही है, आप सी मार लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है। अगर स्टील को हम चुंबकीय करना है तो क्योंकि अधिक धारण क्षमता रखने के कारण, स्टील जो अधिक धारण क्षमता रखता है इसलिए उसको चुंबक करना कठिन होता है। तो अब 20 का आंसर बी करेंगे। ठीक, 26 नंबर तक देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में हम आगे हैं, इसको भी स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ लेंगे, इससे ना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन ही नहीं कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे, क्या बोला है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय मोनोपोलस एक ध्रुवीय नहीं होते। ये बात तो सही है, आपको पता होगा कि वो नॉर्थ पोल में भी रहता है और साउथ पोल में रहता है, तो वो एक ध्रुवीय कैसे हो सकते हैं, है ना। तो ये बात तो सही है कि एक ध्रुवीय नहीं होते, दो ध्रुवीय होते हैं। फिर देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की दो टुकड़े एक दूसरे को आकर्षित करती है, ये भी कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है, एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह एक समांतर, एक तार को नहीं, जब डबल छोड़ेंगे हम लोग अभी यहाँ देखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो ये गलत, ये नहीं, रुके, क्या बोलते हैं एक दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मोनोप्लस ध्रुव में, ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र लोहे के टुकड़े को एक चुंबकीय वायर रहता तो ना आकर्षित करता, ये तो गलत स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं कि क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का एक तार मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है, हाँ सही है। कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय, लोहा अनुचुंबकीय है, हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तो मुझे याद है, मुझे ये बिल्कुल पता है और ये बिल्कुल पता है,
उसके बाद देखते हैं कि अगर एक 4 वाला स्टेटमेंट रहेगा तो गलत हो जाएगा, नहीं है तो इस तरह से हम इसको ए लगा लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप ए कर लेंगे। इस तरह से भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ आता ही है, कुछ कुछ कर सकते हैं आप। लोह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वो क्या कहलाता है? वो क्यूरी तापमान कहलाता है। कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है ना, उसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। तो इसका आंसर ए कर लेंगे 22 नंबर का, कि क्यूरी तापमान होता है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं कि एक आवेशित कण वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है। उसका वेग जो है v और b क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब, कब अधिकतम होगा? जब एक दूसरे के लंबवत होंगे। v तथा b लंबवत होंगे, यानी कि आवेशित कण जिसका v और क्षेत्र है एक दूसरे के अगर लंबवत हो जाएंगे तो ज्यादा अधिकतम बल होगा, इसलिए इसका आंसर आप बी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। बोला कि जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि जब एक आवेशित कण जिसमें कण में चार्ज हो उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो जो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, वो शून्य होगा। तो शून्य हमेशा शून्य रहेगा, याद रख लेंगे कि जब एक आवेशित कण को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, चुंबक के जो क्षेत्र है उससे अगर बाहर रख देते हैं, चुंबक का अपना एक फील्ड होता है, उस फील्ड से अगर बाहर आवेशित कण को रख देते हैं तो कण की गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो नहीं, वो हमेशा शून्य रहेगा, उससे कण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर बी कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग तो आप जानते होंगे 3 × 10⁸ होता है, तो इसका आंसर कर लेंगे 3 × 10⁸ 8, ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ये सब जो है हाइड्रोजन वो अनुचुंबकीय होता है, जैसे ऑक्सीजन हम देखे थे अभी, और हाइड्रोजन भी अनुचुंबकीय होता है, पर लोहा निकेल ये सब अनुचुंबकीय नहीं होता है, सब लोह चुंबकीय होता है। इसका आंसर आप बी हाइड्रोजन कर लेंगे। मैं ये अनुचुंबकीय पे वीडियो बना दूंगी। देखिए अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक कीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो क्वेश्चन है बहुत ऑथेंटिक है। आप किसी भी अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो ये मेरे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होंगे, और 10th भी देने वाले हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन देख चुकी हूँ। आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने वाली हूँ। थैंक यू दोस्तों।